भारत का औद्योगिकरण सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक देश ने लिटरली एक एक फैक्ट्री और एक एक मील के पत्थर के साथ खुद को जमीन से उठाकर खड़ा किया। तो चलिए इस शानदार सफर को समझते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये उद्योग या इंडस्ट्री आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो प्रोसेस है जो कच्चे माल को, मतलब रॉ मटेरियल को, एक तैयार चीज में बदल देता है जिसे बेचा जा सके। जैसे मान लीजिए खेत से गन्ना लिया और उसे चीनी बना दिया। बस यही वो प्रक्रिया है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की जान होती है। आज हम कहां से गुजरेंगे? हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि इंडस्ट्री किसी इकोनॉमी का इंजन कैसे होती है। फिर भारत के इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट को देखेंगे, स्टील और टेक्सटाइल जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज की कहानी जानेंगे, देखेंगे कि देश में ट्रांसपोर्टेशन कैसे बना, और आखिर में बात करेंगे 1991 के उस बड़े आर्थिक मोड़ की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अर्थव्यवस्था का इंजन। आखिर क्यों किसी उद्योग को देश की तरक्की का मेन ड्राइवर माना जाता है? सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ चीजें नहीं बनाता, ये नौकरियां पैदा करता है, टेक्नोलॉजी लाता है और देश की दौलत को बढ़ाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पे, भारत का औद्योगिक खाका। आइए देखते हैं कि भारत की इंडस्ट्रीज को समझने के लिए उन्हें किन बड़ी कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखिए, भारत की जो पूरी इंडस्ट्रियल नींव है ना, वो आप समझ सकते हैं कि 4 मेन पिलर्स पर खड़ी है। एक, वो इंडस्ट्रीज जो खेती पर आधारित हैं, जैसे कॉटन या चीनी। दूसरी, जो खनिजों यानी मिनरल्स पर चलती हैं, जैसे लोहा और स्टील। तीसरी, जो जंगलों से मिले सामान पर आधारित हैं, जैसे कागज। और चौथी, वो जो मिनरल्स और हाई टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे एयरक्राफ्ट बनाना। ठीक है, तो अब आता है तीसरा भाग, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी का जो ढांचा होता है, उसका जो कंकाल होता है, वो स्टील होता है। और भारत की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। ये कहानी आज़ादी के बाद की नहीं, बल्कि उससे भी बहुत पहले शुरू हो गई थी। 1874 में एक पहली कोशिश हुई थी, लेकिन असली गेम चेंजर आया 1907 में, जब जमशेदजी टाटा ने टिस्को प्लांट की स्थापना की। ये भारत का पहला बड़ा और सफल स्टील प्लांट था, जिसने आने वाले कल की दिशा तय कर दी। आजादी के बाद तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स के तहत एक जबरदस्त पुश दिया। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट खड़े किए गए। और ये अकेले नहीं हुआ, इसमें सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने भी हमारी मदद की। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर एक और बड़ा ही स्मार्ट एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया गया। विशाखापट्टनम में भारत का पहला कोस्टल यानी तटीय स्टील प्लांट लगाया गया। इसका फायदा, इससे बाहर से कच्चा माल मंगाना और यहां से तैयार स्टील भेजना दोनों बहुत आसान हो गया। इसने ट्रेड को एक नई रफ्तार दे दी है। तो चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर। अगर स्टील देश का कंकाल था, तो अब बात करते हैं उस ताने बाने की जिसने इस कंकाल पर मांस चढ़ाया। कपड़ा उद्योग, जिसने लाखों लोगों को एक साथ जोड़ा और उन्हें रोजगार दिया। इस इंडस्ट्री की शुरुआत भी आप कह सकते हैं एक झटके में नहीं हुई। पहली कोशिश हुई 1818 में कोलकाता के पास, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। असली कामयाबी मिली 1854 में, जब मुंबई में पहली सफल मॉडर्न कॉटन मिल शुरू हुई, और बस यहीं से तकदीर बदल गई। और इस सफलता के बाद मुंबई देखते ही देखते भारत के कॉटन ट्रेड का सेंटर बन गया। वहां बंदरगाह था, व्यापार के लिए पैसा था और सही मौसम भी। इसीलिए उसे भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाने लगा। इसी तरह ये लहर उत्तर भारत तक पहुंची और वहां कानपुर एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभरा। इतना बड़ा कि उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर का नाम दिया गया। तो अगर उत्तर में कानपुर था, तो दक्षिण में ये जिम्मेदारी उठाई कोयंबटूर ने, और उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का खिताब मिला। और हाँ, अहमदाबाद को कैसे भूल सकते हैं? अपनी मजबूत कपड़ा मिलों की वजह से अहमदाबाद को एक अलग ही पहचान मिली। उसे भारत का बॉस्टन कहा गया। अच्छा, टेक्सटाइल की बात हो और जूट की बात न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के सामान बनाने में भारत आज भी दुनिया में नंबर 1 पर है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, 1947 का बंटवारा। इससे क्या हुआ? जूट की मिलें तो भारत में रह गईं, लेकिन ज्यादातर जूट उगाने वाले खेत पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में चले गए। सोचिए, फैक्ट्री यहां, कच्चा माल वहां। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जूट के बाद अब बात करते हैं रेशम की। सिल्क प्रोडक्शन में भी भारत पीछे नहीं है।
चीन के बाद हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। और एक मजेदार बात यह है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां प्राकृतिक रेशम की चारों बड़ी किस्में मिलती हैं। चलिए, अब आते हैं 5वें भाग पर। देखिए, एक बड़ी इकॉनमी बन रही थी, सामान बन रहा था, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? मजबूत ट्रांसपोर्टेशन। हवाई जहाज, ट्रेनें और जहाज देश की नसें। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनियां बनाई। 1940 में विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, 1941 में जहाज बनाने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड, और रेलवे के लिए तो कोच, इंजन और पहियों के लिए अलग अलग स्पेशल फैक्ट्रियां बनाई गईं। और अब हम पहुंचते हैं भारत के मॉडर्न इकोनॉमिक इतिहास के शायद सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर। 1991 का वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमेशा से एक जैसी नहीं रही। ये समय के साथ विकसित हुई। आज़ादी के बाद 1948 और 1956 की पॉलिसीज में सरकार का कंट्रोल ज्यादा था, लेकिन 1991 में जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसने भारत के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। 1991 के जो ये रिफॉर्म्स थे, ये 3 बड़े आइडियाज पर टिके थे, जिन्हें हम शॉर्ट में LPGB कहते हैं। L यानी लिबरलाइजेशन, मतलब सरकारी कंट्रोल कम करना। P यानी प्राइवेटाइजेशन, मतलब सरकारी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर को लाना। और G यानी ग्लोबलाइजेशन, मतलब भारतीय इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ना। इस एक फैसले ने भारत में बिजनेस करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो स्टील प्लांट से शुरू हुआ ये सफर आज सॉफ्टवेयर पार्क तक पहुंच चुका है। भारत की औद्योगिक कहानी लगातार लिखी जा रही है। लेकिन सोचने वाली